welcome to our channel. Today we will start the chapter of class 10th biology NCERT, that is life processes. So we will start life processes. What are life processes? Life processes are the basic functions performed by the living organism to maintain its life on the earth. So लाइफ प्रोसेसेस उसको बोलते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिंदा रहता है इस पृथ्वी पे. तो वो सब बेसिक फंक्शंस क्या क्या हो सकता है? वो है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. सो न्यूट्रिशन मतलब हम लोग जो फूड ले रहे हैं, हम जो फूड खा रहे हैं वो हम लोग को कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग काम करने के लिए सक्षम, हम लोग काम करने के लिए एप्लीकेबल है, तो उससे हम लोग को न्यूट्रिशन मतलब फूड मिल रहा है. नेक्स्ट है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं वो हम लोग जो ब्रीथ ले रहे हैं उससे हम लोग कैसे ज़िंदा रह रहे हैं, तो वो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का. और फिर है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम लोग जो फूड ले रहे हैं अब वो हमारे बॉडी में तो यूटिलाइज करना होगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है? थ्रू दी ब्लड. ब्लड में वो फूड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स और ऑफ द बॉडी, और फिर वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. जहाँ पे जो काम है वो वही प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एनर्जी एक तरफ से प्रोवाइड कर रहा है. और लास्ट है एक्सक्रीशन. जो एक्सक्रीट्स बचता है, मतलब वेस्ट पार्टिकल्स बचता है जो हमारे बॉडी में, वो एक्सक्रीट आउट बाहर की तरफ निकल जाता है, तो वो होता है एक्सक्रीशन. तो ये सारा जो है बेसिक फंक्शन एक बॉडी परफॉर्म करता है. अब हम लोग देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन इज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या फंक्शन है, उसका रोल क्या है, वो करता क्या है, वो हम लोग देखेंगे. तो पहला है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर परफॉर्मिंग द बेसिक फंक्शन. तो कोई बेसिक ऑर्गन मतलब परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ऑर्गन ज़रूरी नहीं है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है, वो बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे कि हम लोग जो डाइजेशन कर रहे हैं तो वो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, वो एक ऑर्गन है. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो है एक ऑर्गन्स है जो कि काम क्या कर रहा है, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. फिर जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में लंग्स ज़रूरी पड़ता है रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ इन एंड आउट लेने के लिए, तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, वो है लंग्स. लेकिन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं रहता है. वो एक सिंगल सेल है, उसी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वो सारा फंक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारा एक ही सेल में होता है. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारा ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है जो कि ये सारा काम करता है. तो नेक्स्ट है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द इन्वायरमेंट. एक वो सिंगल सेल है, एक ही सेल उसमें प्रेजेंट है, तो वो उसका चारों साइड, उसका जितना भी साइड्स बचा है, जितना भी लेयर है, वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द इन्वायरमेंट. सेल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. जैसे कि जो लंग्स है, वो लंग्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ना ही हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर जो भी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. वो एक पैसेज के थ्रू उसमें एयर एंटर कर रहा है, तो वो उस पैसेज के थ्रू ही उसमें लाइफ प्रेजेंट है. तो इसीलिए बोल रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो है आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द एनवायरनमेंट. और तीसरा पॉइंट देखेंगे, सो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन लाइफ प्रोसेसेस ऑकर्स. सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक सिंपल डिफ्यूजन मतलब जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहेगा कोई भी पार्टिकल्स का, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से लाइफ प्रोसेस ऑकर होगा. लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ऑकर्स टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो हम बोले एक पैसेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है जो जिससे कि फूड और ऑक्सीजन जो है वो पास करता है टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन. ओके,
now we will start the first life processes, that is nutrition. So, nutrition. Nutrition, the intake of nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals as well as water by an organism is known as nutrition. तो क्या है, न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है न्यूट्रिशन के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एज वेल एज वाटर. वाटर भी ज़रूरी है टू लिव. हम लोग को जिंदा रहने के लिए ये सारा कंपोनेंट ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो उससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है हमारे बॉडी में और वही एनर्जी जो है हम लोग को न्यूट्रिशन देता है. तो क्या है, ये सारा जितना भी ऑर्गेनिजम्स, ये जितना भी सारा न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, उसका अलग अलग रोल है, उसका अलग अलग काम है, वो अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है, अपना अपना काम करता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड. वो अपना फूड अपने बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना फूड अपने बनाता है. तो एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड अपने बनाता है. तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो बहुत सिंपल कंपोनेंट्स यूज़ करता है, सिंपल कंपोनेंट्स यूज़ करता है ताकि वो अपना फूड बना सके. तो इसीलिए ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड. तो ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना फूड अपने बना रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है. तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंडेंट रहता है. तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है. तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको हम लोग पहले ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर सिंपलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपलर पार्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और फिर हम लोग उसको इनटेक करेंगे. तो ये हुआ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करें स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में, तो इसके लिए हम लोग को एक एंजाइम जरूरी पड़ता है. उसको, उस एंजाइम को हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं. तो वो बायोकैटलिस्ट क्या है? वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम लोग को डाइजेशन मतलब उसको न्यूट्रिशन एनर्जी लेने के लिए हम लोग को ज़्यादा यूज़फुल हो. तो ये हो गया न्यूट्रिशन. अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है? तो सबसे पहले प्लांट्स रिक्वायर फूड टू सप्लाई एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शन. तो प्लांट्स जो है वो उसको फूड चाहिए टू सप्लाई एनर्जी, एनर्जी चाहिए पूरे लिविंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. प्लांट्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स जो है अपना फूड अपने बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम लोग को ज़रूरी पड़ता है? तो सबसे पहला है सनलाइट, फिर आता है क्लोरोफिल, फिर आता है वाटर और लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये मेन 4 कंपोनेंट्स है जो कि एक प्लांट्स को ज़रूरी पड़ता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब वो हुआ जब वो प्लांट्स अपना फूड अपने बना रहा है और उससे वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये मेन 4 कंपोनेंट्स प्लांट्स को रिक्वायर होता है. तब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो ये सारा चारों कंपोनेंट्स जो है उसको कैसे यूटिलाइज करता है. तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक लीफ का क्रॉस सेक्शन लिए. एक लीफ है, उसका एक अपर लेयर होता है और एक लोअर लेयर होता है. तो अपर लेयर हो गया वो अपर एपिडर्मिस और लोअर लेयर हो गया वो है लोअर एपिडर्मिस. तो ये हम एक क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देखेंगे कि इस लीफ के अंदर कैसे प्लांट्स अपना फूड अपने बना रहा है. ये 4 कंपोनेंट सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करके. तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. तो लीफ में क्या है? सनलाइट. सनलाइट तो हम लोग को एट द डे टाइम सनलाइट तो हम लोग को मिलता है. तो सनलाइट जो है वो फॉल करता है एट दी अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस में सनलाइट, सनरेज जो है सनलाइट फॉल कर रहा है. तो सनलाइट एंटर कर रहा है अपर एपिडर्मिस में और वो एंटर कर जा रहा है पैरेन्काइमा. ये जो सेल्स ऐसे बना हुआ है ये है पैरेन्काइमा. तो इस पैरेन्काइमा के अंदर ये जो डॉट्स प्रेजेंट है ये है क्लोरोप्लास्ट.
इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? वो ग्रीन पिगमेंट, लीव्स का जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट देता है क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट, ये जो डॉट्स है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो क्या है, एट दी अपर एपिडर्मिस सनलाइट एंटर किया और पैरेन्काइमा में जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे फूड प्रिपेयर होने के लिए रेडी हो रहा है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है हम लोग का वाटर। वाटर कहाँ से आ रहा है? ये जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, तो दो टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है। तो जाइलम क्या करता है? वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम दी रूट्स ऑफ द प्लांट, वो पेड़ का जो जड़ होता है वहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट को वो वाटर सप्लाई करता है। तो इस वैस्कुलर बंडल के जाइलम से हम लोग को वाटर मिल जा रहा है, तो थर्ड रिक्वायरमेंट हो गया वाटर। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ये होता है थ्रू दी स्टोमाटा। ये जो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा, मेनली बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है एट दी लोअर एपिडर्मिस। तो इस लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इसी के अंदर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो स्टोमाटा जो है उसका हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो स्टोमाटा में क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट हो गया। अब क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर आर थ्री मेन बेसिक स्टेप्स आर ऑकरिंग। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो हम लोग देखे थे कि सनलाइट जो है फॉल कर रहा है एपिडर्मिस में और वो कहाँ पहुँच जा रहा है? इस क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के पास उसको पहुँच जा रहा है, मिल जा रहा है उसको सनलाइट। तो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या है? जैसे ही क्लोरोफिल के पास सनलाइट पहुंच गया तो वो लाइट के फॉर्म में है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, तो वो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं पे ही वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि वैस्कुलर बंडल से आ रहा था, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट के पास, क्लोरोफिल के पास, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट वो बाहर निकल जाएगा थ्रू दी स्टोमाटा। स्टोमाटा से ऑक्सीजन वो है बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ से जो स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पास हो रहा है? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स, ये भी पैरेन्काइमा सेल्स है, ये पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू, ये वास्कुलर बंडल के थ्रू ये क्लोरोप्लास्ट, या नहीं तो ये डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट के पास पहुँच जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्लोरोफिल के पास आ जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ये सी जो है ये कार्बन है, तो ये कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया फूड। तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये मेन प्रोसेस यहाँ पे एक लीफ के अंदर में कैसे फंक्शन हो रहा था ये हम लोग देखे। तो सनलाइट फॉल किया, वो क्लोरोफिल के पास पहुँचा, वाटर जो है वैस्कुलर बंडल के थ्रू क्लोरोफिल के पास गया और फाइनली स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हुए वो स्टोमाटा के पास गया और फाइनली वो फूड बना के रख दिया। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बोलेंगे फूड बनना, और ये लीव्स जो है, ये लीफ का जो स्ट्रक्चर है ये फूड स्टोर करके भी रखता है। तो द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज नोन एज स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में लीफ के अंदर फूड जो है वो स्टोर भी रहता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Now we will study about the stomata. It is also a part of the leaf. So stomata are bean shaped structure. bean shaped structure, यहाँ देखो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक bean shaped structure होता है। तो bean shaped structure present on the surface of the leaves. तो ये surface of the leaves या तो upper epidermis या तो lower epidermis, दोनों surface में ये present रहता है, लेकिन at the maximum number it is present at the lower epidermis. तो मेनली लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। तो
present on the leaves. More amount of gaseous exchange takes place in the leaves through the stomata. तो ये स्टोमाटा के थ्रू ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि CO2 जो है इनसाइड प्लांट्स इनहेल करता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर एक्सेल कर देता है. तो ये है स्टोमाटा. अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल. तो ये स्टोमाटा जो है हमेशा ओपन या हमेशा क्लोज नहीं रहता, हमेशा ओपन नहीं रहता है. तो इसको ओपन और क्लोज करने के लिए एक ज़रूरी पड़ता है सेल्स, वो है गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स जो है स्टोमाटा को ओपन करने में हेल्प करता है, फिर वो अपने आप क्लोज हो जाता है. तो ये हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा. ओपन स्टोमाटा में क्या है, गार्ड सेल्स जो है वो ओपन हो गया है, बाहर निकल गया है और यहाँ एक स्टोमाटल पोर बन गया है. तो इस स्टोमाटल पोर के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. यहाँ पे CO2 एंटर करता है और O2 बाहर निकलता है. और जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़रूरी नहीं है, जब ये ज़रूरी नहीं पड़ता है, तो स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाता है. ये गार्ड सेल्स जो है वो चिपक जाता है और ये एक स्टोमाटल पोर जो है वो गायब हो जाता है. तो ये होता है क्लोज स्टोमाटा. और क्लोज स्टोमाटा इसलिए मेनली इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो स्टोमाटा हमेशा क्लोज रहे, क्योंकि अगर ये हमेशा ओपन रहेगा स्टोमाटा, तो स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. तो मेनली ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो सकता है. इसीलिए ओपन स्टोमाटा में जब स्टोमाटल पोर ओपन रहेगा तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो गए, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही वाटर जो है वो यहाँ स्टोमाटल पोर से रिलीज हो जाता है. इसीलिए क्लोज स्टोमाटा भी बहुत ज़रूरी होता है. तो इसीलिए एट द डे टाइम मेनली क्लोज स्टोमाटा ऑकर्स एंड व्हेन इट इज़ नीडेड स्टोमाटा opens and provides air to the oxygen, carbon dioxide to the plants. So this is the nutrition in plants. So that's all for today. We will continue at the next day. Thank you. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.